वेलकम टू माय चैनल अ रोड टू हिस्ट्री। आज हम मुगल पीरियड में, खास करके अकबर के पीरियड में जो लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट था, भू लगान प्रणाली, उस पर कुछ बात करेंगे। बेसिकली जो अकबर के टाइम में लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट हुआ या लगान व्यवस्था जो विकसित हुई, उसका मूल रूप हम शेरशाह के टाइम में पाते हैं। शेरशाह ने अपने पीरियड में लैंड रेवेन्यू सिस्टम में बहुत सारे चेंजेस लाए थे। उन्हीं चीज़ों को और एमेंड करके, उनको संशोधित करके अकबर ने एक नई प्रणाली, एक नई सिस्टम को लाया। हालांकि प्रारंभिक काल में अकबर को बहुत सारी परेशानियां हुई। पहले वो सालाना लगान वसूलने की व्यवस्था थी। कानूनगो जो सूचना देता था, उन सूचनाओं के आधार पर लगान ली जाती थी। बाद में एक पदाधिकारी नियुक्त किया अकबर ने, जिसको किरोड़ी कहा जाता है। किरोड़ी को ये अधिकार था कि वो कानूनगो जो भी सूचना देता है उसकी जांच पड़ताल करे, और इस तरह से लगान वसूलने की व्यवस्था की गई थी। लेकिन ये एक कारगर व्यवस्था नहीं थी, तो बाद में उसमें सुधार लाया गया, जिसको आईने दहसाला सिस्टम कहा गया। अर्थात 10 साल के लिए एक व्यवस्था की गई, या 10 साल के उपज और उस अनाज की कीमत के आधार पर एक औसत निकालकर जो व्यवस्था की गई, उसको आईने दहसाला कहा जाता है। 1580 और 1581 के आसपास ये आईने दहसाला सिस्टम अकबर के द्वारा शुरू किया गया। सबसे पहले अकबर ने जो शेरशाह की परंपरा थी, जब्त सिस्टम, उसी को अपनाया और उसमें एक संशोधन किया। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ कल्टीवेशन के आधार पर जो एग्रीकल्चरल लैंड थे उनको 4 श्रेणियों में बांटा। पोलज, परती, बंजर और चांचर, ये 4 श्रेणियां थी। इन 4 श्रेणियों में पोलज और परती जो थी उसको उत्तम श्रेणी में रखा गया, अच्छे श्रेणी में रखा गया, और बंजर और चाचर को निम्न श्रेणी में रखा गया। पोलज उस जमीन को कहा गया जिसमें प्रत्येक वर्ष खेती होती थी, उसको पोलज कहा गया। परती उसको कहा गया जिसमें 1 साल के गैप के बाद खेती की जाती थी, उसको परती कहा गया। चाचर उस जमीन को कहा गया जिसमें 2 से 4 साल तक खेती नहीं की जाती थी, और बंजर उस जमीन को कहा गया जिसमें 5 साल या 5 से अधिक सालों तक खेती नहीं होती थी। तो इस तरह से जमीनों का वर्गीकरण किया गया। इसके बाद जो पहले 2 कैटेगरीज थे, पोलज और परती, उससे उपज का 1/3 लगान के रूप में लिया जाता था, और बाद वाले जो 2 हैं, चांचर और बंजर, उससे उपज का 1/4 लगान निर्धारित किया गया। तो ये जब्त सिस्टम की व्यवस्था थी। इसके बाद जो आईने दहसाला व्यवस्था की गई, उसमें ऐसा किया गया कि पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाला गया किसी भी जमीन का, कि पिछले 10 साल में कितनी उपज हुई है और उसका एवरेज क्या है। इस एवरेज को रे कहा गया, और उसी के आधार पर पिछले 10 साल की जो अनाज की कीमत थी, उन कीमतों को जोड़कर उनका एवरेज निकाला गया, और उसको दस्तूर कहा गया। तो इस तरह से 10 साल के उपज का एवरेज निकालकर और फिर लगान को निर्धारित किया गया, ताकि लगान में, लैंड रेवेन्यू में फ्लक्चुएशन नहीं हो। लगान निर्धारण के लिए और जमीनों की माप के लिए अकबर ने एक अलग से इलाही गज चलाया, और यह भी कहा जाता है कि आईने दहसाला जब शुरू की गई तो उसी समय से एक इलाही संबत भी शुरू की गई। तो इस प्रकार आईने दहसाला को इंट्रोड्यूस किया अकबर ने, ताकि लगान व्यवस्था जो है वो निश्चित हो सके, निर्धारित हो सके, और राज्य को एक निश्चित आमदनी प्राप्त हो सके।
अब इस आईने दहसाला के विषय में इतिहासकारों में मतभेद है। जैसे मोरलैंड इसको 10 साल की व्यवस्था मानते हैं कि ये 10 साल की एक व्यवस्था थी। आई.एच. कुरैशी का कहना है कि लगान का निर्धारण हर साल होता था, 10 साल के अनाज का एवरेज निकाल कर ही होता था, लेकिन प्रत्येक वर्ष ऐसा किया जाता था कि जो पिछला 10 साल लिया गया है उसमें से एक साल को एक्सक्लूड करके कमिंग 1 ईयर को जोड़ दिया जाता था और फिर से उस 10 साल का एवरेज निकाला जाता था। इरफान हबीब इसके बारे में ये कहते हैं कि नहीं, ये एक रेगुलर व्यवस्था थी, ये हर साल लगान का निर्धारण नहीं होता था, और अगर ये हर साल लगान का निर्धारण किया ही जाता तो फिर ये 10 साल आईने 10 साल की अलग से व्यवस्था करने की क्या जरूरत थी। ये तो इसीलिए किया गया था कि एक निश्चित आमदनी लगान से हो सके, तो ये एक रेगुलर सिस्टम था, हर साल लगान का निर्धारण नहीं होता था। हालांकि कुछ इतिहासकार सीरीन वगैरह का मानना है कि बाद में क्षेत्रीय आधार पर कुछ विभिन्नताएं आने लगी और क्षेत्रीय आधार पर अलग अलग लगान निर्धारित किया जाने लगा। ऐसा भी सीरीन मसूबी वगैरह का सीरीन वगैरह का मानना है। तो ये एक अलग मुद्दा है, लेकिन आईने दहसाला जो है वो एक लैंड रेवेन्यू सिस्टम में एक कारगर कदम अकबर के द्वारा उठाया गया ताकि लैंड रेवेन्यू सिस्टम सही ढंग से निर्धारित हो सके। कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि ये जो लगान व्यवस्था थी इसमें किसानों का शोषण होता था। ऐसे तो 1/3 लैंड रेवेन्यू निर्धारित किया गया था, लेकिन कहीं कहीं 1/2 भी किसानों को रेवेन्यू देना पड़ता था। ऐसा भी देखा गया है कि राज्य को रेवेन्यू देने के अलावा जो जागीरदार थे या जमींदार थे उनको भी उपज का 1/10 हिस्सा 1/10 उनको दिया जाता था, दस्तूरी के रूप में या हुकूक जमींदारी के रूप में उनको दिया जाता था, और इस तरह से किसानों पर लगान का बोझ बढ़ गया था। लेकिन कुरैशी वगैरह मानते, आई.एच. कुरैशी वगैरह जो इतिहासकार हैं वो मानते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं थी, ये कोई एक्सप्लॉयटेटिव या शोषणात्मक सिस्टम नहीं था। अगर ऐसा होता तो अकबर के टाइम में किसानों का विद्रोह हुआ होता, लेकिन किसानों का कोई विद्रोह बहुत नहीं होता है, जैसा कि बाद में हम औरंगजेब के टाइम में देखते हैं। उस तरह का कोई विद्रोह नहीं होता है। इसका मतलब है कि किसानों का शोषण नहीं होता था। तो आईने दहसाला सिस्टम को शोषणात्मक नहीं माना है इतिहासकारों ने। जब्ती सिस्टम के अलावा भी कुछ सिस्टम थी, जैसे नसक सिस्टम भी उस समय था, उसके बारे में भी इतिहासकारों के अलग अलग विचार हैं। नसक सिस्टम के बारे में मोरलैंड का कहना है कि इसमें भूमि की माप के बिना ही लगान निर्धारित कर दी जाती थी, एक अनुमान के आधार पर। इरफान हबीब भी यही मानते हैं कि यह एक विशिष्ट व्यवस्था थी जिसमें कई प्रणालियों का ये मिला जुला रूप था, और पहले से जो एक पहले के वर्षों में या विगत वर्षों में जो एक आंकड़ा, एक अनुमान था लगान का, उसी आधार पर लगान का निर्धारण होता था। ठीक इसी तरह से कंकुत व्यवस्था भी थी। इसमें भी भूमि के माप पर ध्यान नहीं दिया जाता था, बल्कि पिछले आंकड़ों के आधार पर लगान निर्धारित कर दिया जाता था। कुछ जो पुरानी परंपराएं थी, बटाई गल्ला बक्सी की परंपरा, जिसमें राज्य और किसान के बीच में एक समझौता था और वो लगान किसान राज्य को देते थे, यह परंपरा भी चली आ रही थी। तो इस तरह से जो कुछ अलग अलग परंपराएं भी थी लैंड रेवेन्यू सिस्टम में, लेकिन जो मुख्य परंपरा अकबर ने विकसित की वो परंपरा आईने दहसाला की थी। तो अगर हम देखें तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम को शेर शाह ने पहले एक सुनिश्चित आधार देने का प्रयास किया, उसी परंपरा को और एमेंड करके, उसी को और संशोधित करके एक निश्चित आधार देने का प्रयास अकबर ने भी किया, और मोर और लेस अकबर इसमें सफल रहा। अकबर की इस प्रणाली को कुछ लोग टोडरमल की प्रणाली भी कहते हैं, क्योंकि टोडरमल ने ही ये सारे कंसेप्ट को लेकर आया था। तो हम कह सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू सिस्टम को भी अकबर ने अच्छा बनाने का प्रयास किया। तो लैंड रेवेन्यू सिस्टम में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सी यू अगेन विथ नेक्स्ट टॉपिक। और
मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि और भी जितने टॉपिक्स पर मैंने वीडियो डाले हैं उसका डिस्क्रिप्शंस में लिंक दिया हुआ है, आप चाहें तो उस लिंक को देखकर और भी मेरे वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू अगेन।